हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी छः बजे के, सुबह के 6 बजे के। और इसका रीज़न ये है कि वही फिर शिवा लेट सोए। तो पता नहीं, मतलब सो गए थे वो, बट उनको थोड़ी सी बोल रहे थे घुटने में पेन हो रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी। इस वजह से उनको गोदी में लेके मैंने सुलाया। फिर वो ये ऐसे करते करते करीब 12 साढ़े 12 हो गए थे। और फिर इसके बाद मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने वही नाइट स्टडी किया 3 बजे तक। और उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हस्बैंड की नींद भी, क्योंकि इसी रूम में मुझे पढ़ना होता है, तो सबकी नींद डिस्टर्ब होती है, लाइट ऑन ऑफ करना। तो थोड़ा सा भी आवाज़ हुई तो हस्बैंड फिर कहीं ना कहीं गुस्सा करने लगते हैं। तो मैंने फिर शूट नहीं किया। और जब मैं 3:30 बजे तक सुबह जगी, तो फिर मैं मतलब नाइट में जगी, तो मॉर्निंग में मेरी शुरुआत वही 6 o'clock से हुई। क्योंकि अचानक से नींद खुली और मुझे तुरंत गई, शावर वगैरह ली। देन से फिर वही किचन के काम स्टार्ट हो गए, क्योंकि पापा जी को ऑफिस निकलना था। तो फिर उनके लिए उपमा तैयार किया ब्रेकफास्ट में, देन चाय और भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। फिर आज कढ़ी बननी थी लंच में। हस्बैंड को थोड़ा सा लेट जाना था ऑफिस, उनको बाहर निकलना था आज। तो ये था कि हम 11 बजे तक में जाएंगे, तो फिर उनके लिए मैंने कढ़ी चावल तैयार किया। और ये सब करते हुए 11 बज गए थे। इसी बीच हमने झाड़ू पोछा बर्तन ये सब किया, बेटू को नहलाना वगैरह, उनको रेडी करना। मतलब 11 बजे के समथिंग ये सारे काम में से मैं फ्री हो गई थी। फिर इसके बाद बचा था हम लोगों का खाना खाना। देन हम उसके बाद जो लंच के बर्तन होते हैं वो धुलना। तो ये सब करते करते मुझे 11:30 हो गए। फिर मम्मा से मैंने थोड़ा सा बात करी और रेस्ट भी किया, क्योंकि मॉर्निंग से नाइट में भी जगी थी और मॉर्निंग में मतलब काफ़ी थकान सी लग रही थी। इसलिए फिर मैंने बेटू के साथ थोड़ा सा प्ले किया और रेस्ट किया। फिर इसके बाद मैंने 12 बजे से स्टडी स्टार्ट करी और 12:30 तक, मतलब 25 से 30 मिनट की समथिंग मैंने स्टडी करी। फिर इसके बाद शिवा को सुलाने के लिए लेके आई। और शिवा 12 नहीं, मे बी सॉरी 12:30 से स्टार्ट करी थी मैंने, क्योंकि शिवा को मैं 1 बजे सुलाने लेके आई थी। तो फिर 1 बजे तक मैं शिवा को सुलाने लेके आई और वो 1:30 बजे तक में सोए। आधे घंटे तक वो पहले आया तो 10-15 मिनट खेलते हैं रूम में, इसके बाद कहीं जाकर सोना होता है उनका। तो फिर वो सोए उनके, उसके बाद फिर मैं स्टडी स्टार्ट करी। जो मेरी अगर डे की स्टडी थी वो मेरा फर्स्ट स्लॉट मिनी स्लॉट मैंने 25 मिनट का लिया था। इसके बाद से फिर मैंने स्टडी स्टार्ट करी सेकंड स्लॉट की। तो उसमें मैंने आजकल मैं पढ़ रही हूँ पी वाई क्यू पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और मैं सभी को यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को 20% जितना सिलेबस कवर हो गया ठीक है, जो नहीं हुआ उसको 20% कर दीजिए और 80% अपना फोकस पी वाई क्यू पे करिए। और क्योंकि पी वाई क्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर कल का मैंने स्कोर कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, पर मे बी किसी ने नहीं देखा। तो क्योंकि वहाँ पे किसी के मैसेज देन लाइक्स वगैरह आए नहीं, तो मुझे पता नहीं चला, मुझे मे बी शायद किसी ने ही नहीं देखा है। तो यहाँ पर भी मैं ऐड कर दूँगी। कल मेरे 72 मार्क्स आए थे। तो मतलब मैंने बेटू के साथ में दिया था, तो कुछ चीज़ें, तो जो चीज़ें मैथ का मैं कैलकुलेशन सिर्फ अपने माइंड में कैलकुलेशन करके ही मैंने लगाया था। तो कुछ क्वेश्चन वहाँ पे मेरे मिस्टेक गलत हुए। देन जो लैंग्वेज है, मैं अभी संस्कृत लैंग्वेज लूँगी। हाँ, इसमें भी एक क्वेश्चन था प्रतिभा डियर का कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं। देखिए डियर, मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ, अनुभव बताऊँ, तो मुझे ये लगता है कि आप इन सब चीज़ों पर ना सिर्फ हमें अपडेट का पता करना है कि हो क्या रहा है ना। बाकी उनकी वजह से ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करिए। देखिए, अभी ना तो ये क्लियर है कि मेन एग्ज़ाम होगा या चयन, या ओनली पात्रता परीक्षा में ही हमें मतलब रैंक हो जाएगी, हमें जॉइनिंग मिलेगी। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो अपने माइंड में ये क्लियर रखिए कि अगर पात्रता परीक्षा होती, हमें सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा पर फोकस करना है। जो इसका सिलेबस है, सब्जेक्ट है, उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि अगर देखिए, अगर मान लीजिए कि पात्रता और मेंस होती है, तो फिर मेंस का हम क्या करेंगे,
कि मेंस हमारे लिए 7 से 8 महीने का समय मिलेगा, तो मेंस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी हमारी, है ना। और दूसरी बात क्या है नेगेटिव मार्किंग की। अगर नेगेटिव मार्किंग देखिए, मुझे लगता है कि 99% मुझे श्योरिटी है कि अगर इन्होंने पात्रता और मेंस रखा तो ये पात्रता में कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे। मेरा मानना यही है, 1-2% ही चांस है कि जो ये पात्रता में करेंगे। हाँ, फिर मेंस में ये करेंगे, मेंस में करेंगे अगर इन्हें करना होगा तो, पर पात्रता में नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने पात्रता और मेंस में से सिर्फ पात्रता परीक्षा ही रखी, क्लियर एक ही पेपर रखा, तो कर सकते हैं। तो देखिए वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ हमारा स्ट्रगल है। हमें सब्जेक्ट, हमें सिलेबस अपने अच्छे से कवर करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हमें हमारे हाथ में जो सिर्फ मेहनत है, तो हमें स्ट्रगल करनी चाहिए। स्ट्रगल पे फोकस करिए। इन सब चीज़ों पे अगर फोकस करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट होगी और हमसे बहुत आगे बच्चे तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं ना। इसलिए हमें नेगेटिव मार्किंग होगी तो वो हमारे हाथ में नहीं है, नहीं होगी तो हमारे हाथ में नहीं। जो करना होगा, जब रूल बुक आ जाएगी क्लियर, तो हम जान जाएंगे, है ना। क्योंकि देखिए अगर हम पात्रता परीक्षा पढ़ते हैं ना, तो हमें कहीं भी लॉस नहीं है। सिंपल सी बात है, पात्रता अगर होगी, पात्रता और मेंस 2 करेंगे तो मेंस में हमें बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, हमारा आराम से कवर हो जाएगा, है ना। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा मानना मतलब कंक्लूजन निकलता है यही कि हमें सिर्फ और सिर्फ अभी इस पात्रता परीक्षा पर फोकस करना है, अपना 100% देना है, अपना 120 प्लस का टारगेट लेके चलना है ना। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाइए डेली। मैं भी लगाती हूँ और मेरे बहुत कम मार्क्स अभी आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। इसमें डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करिए और तो आपके नंबर आराम से बढ़ेंगे। अभी मेरे 72 हैं। 72 में मैंने बताया ना कि जो मेरी लैंग्वेज के नंबर है वो कटे हैं। मे भी मुझे ऐसा लगता है कि 85 तक मेरा स्कोर चला जाता, क्योंकि मैं वहाँ पर संस्कृत लूँगी, इंग्लिश नहीं लूँगी। और जो मैंने FLT दिया है, तो वो टेस्ट में लैंग्वेज में इंग्लिश ही थी, चूजिंग के लिए संस्कृत नहीं थी। इस वजह से मैंने इंग्लिश में बस ऐसे ही लगा दिया था, जो मतलब एक करिए तुक्काबाजी, है ना। तो उसमें 4-5 नंबर इंग्लिश में आ गए हैं। बाकी अगर संस्कृत होती तो मेरे नंबर इंक्रीज़ होते। तो 85 भी अगर मेरे अकॉर्डिंग बन रहे हैं, तो वो भी बहुत कम है। अभी मुझे भी काफ़ी स्ट्रगल करनी है और आप सभी को स्ट्रगल करनी है, क्योंकि देखिए हम हाउस वाइफ है, हमारे पास समय कम मिलता है और हमें लगता है कि हमें एक ना नाइट चैलेंज भी लेना चाहिए वीक में। क्योंकि अगर हम ऑनली स्लॉट्स वाइज जो पढ़ रहे हैं, अगर हम इसमें बस फोकस रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। हमें जो NCERT, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं मैथ्स पढ़ती हूँ और NCERT का पढ़ रही हूँ और PYQ में सबसे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी NCERT का जो समय दे रही हूँ, वो NCERT का समय मैं एक नाइट चैलेंज वीक में 1 या 2 दिन नाइट चैलेंज लेके और धीरे धीरे कवर करूँ। और आप लोग भी इसी तरह अपना टाइम मैनेज करिए। बच्चा अगर है तो बच्चे के साथ में देखिए, बच्चे का टाइम शेड्यूल सबसे पहले सेट करिए। मैं बता रही हूँ ना, मुझे 3 से 4 दिन बच्चे का शेड्यूल सेट करने में लग गया और अब काफ़ी सेट हो गया। मतलब 10 साढ़े 10 तक सो जा रहे हैं, नहीं तो पहले 12 बजे तक जगते थे। और उधर मॉर्निंग में जल्दी उठाइए बच्चे को। जैसे कि मेरा बच्चा पहले 8 बजे तक सोता था, तो सिंपल सी बात है, 8 बजे तक सोएगा तो दोपहर में 3 बजे सोता, फिर शाम को 5 बजे तक सोते, तो फिर रात में 12 बजे तक जगते। अब मैंने शेड्यूल क्या किया है, 6 बजे उनको उठाती हूँ, 6 से साढ़े 6 तक में तो हर हालत में उठा देती हूँ। और इधर 1 से 1:30 तक में सो जाते हैं और दोपहर में मैं 3:30 बजे उनको उठा देती हूँ। और फिर नाइट में 10, तो वो नाइट में आराम से जल्दी सो जाते हैं। तो ये मेरा है स्कोर। कल 72 का स्कोर हुआ था। देन जो लैंग्वेज जो 17, 9, 5, 15, ये आप देख लीजिएगा। एक इन्वायरमेंट का है, सारे सब्जेक्ट का वो भी दिया हुआ है, मार्क भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।